हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, मैं रविकांत कुमार आपके लिए एसएससी सीजीएल जीके जीएस का मैं जो पीवाईक्यू है, जो 2023 में एग्जाम हुए थे, उसका मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, जो कि आपका 17 जुलाई शिफ्ट 1 में जो सवाल आए थे, मैं उसका सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मैंने इसके पहले 1 to 11 क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज मैं करवाऊंगा 12 to 25 क्वेश्चन था, शिफ्ट 17 जुलाई 2023 का, ठीक है, शिफ्ट 1 का। ओके, मैं ये आपको करवाऊंगा। और ये सीरीज में मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको एनालिसिस कैसे करवाता हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। मान लो ये सवाल है, वो हॉकी से पूछते हैं, ठीक है, तो मैं हॉकी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर बनेंगे, इससे रिलेटेड किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं करवाऊंगा। मान लो कि कोई कोई क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक्स से, ठीक है, तो मैं उसके पूरे डेप्थ में करवाऊंगा कि और उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के पूछे जाएंगे। और इस सीरीज को करने के बाद आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे होगे, ठीक है, होगा इंप्रूवमेंट। ये सीरीज मैंने आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए ही ये मैं सीरीज तैयार किया है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, पीवाईक्यू मस्ट है, बिना पीवाईक्यू का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसका जो आत्मा बसा हुआ है वो पीवाईक्यू में ही बसा हुआ है, उसका जान पीवाईक्यू में ही बसा हुआ है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा देखिए क्या है। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, कि इसमें से किसका जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू है सबसे अधिक होता है। तो ये नाइक्रोम है। नाइक्रोम का सबसे अधिक जो है वो रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और ये कोई कंडक्टर है, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता हूँ, फ्लो करवाता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी है जो इसमें फ्लो करेगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकेगा, उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। आपको रेसिस्टेंस मैंने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को रोकता है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका होता है ओम, ठीक है, क्या होता है, ओम। लेकिन वही अगर मैं आपसे पूछूं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है कि जो ये कंडक्टर में पर यूनिट, मतलब पर यूनिट जो रेसिस्टेंस लगता है, मान लो कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है तो पर यूनिट लेंथ जो रेसिस्टेंस लगता है, यानी कि पर यूनिट लेंथ या तो पर यूनिट एरिया जो अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को के फ्लो को, उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है ओम और मीटर, ठीक है, ये ओम या मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है रेसिस्टर। क्या होता है, रेसिस्टर। अच्छा, रेसिस्टर क्या होता है, तो रेसिस्टर क्या होता है कि वो एक, मतलब कि कह सकते हैं कि डिवाइस है रेसिस्टर, ठीक है, जिसको हम लगाते इसलिए है ताकि वो जो रेसिस्टेंस है उसको, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको रोक सके, ठीक है, इसीलिए हम रेसिस्टर लगाते हैं। तो ये चीज़ तीनों चीज़ समझ में आ गया। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज है कोई भी कंडक्टर का जिसके माध्यम से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। रेसिस्टिविटी सिर्फ याद रखना पर यूनिट होता है। क्या होता है, पर यूनिट जो रेसिस्टेंस को रोकेगा उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर होता है एक डिवाइस है जिसका प्रॉपर्टीज है कि वो उसमें रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, ये होता है रेसिस्टर, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में दो और प्रश्न पूछता है, ठीक है, दो और क्या प्रश्न होता है, एक पूछता है आपसे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस पूछ करके आपका इसका यूनिट पूछ देता है कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराडे होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है आपका हेनरी। तो ये भी यूनिट आपको याद रखने, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि असद अली खान, जो असद अली खान इज बेस्ट नोन फॉर हिज मास्टरी ओवर विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो असद अली खान है वो मास्टरी हासिल किए हुए थे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रवीणा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि रुद्रवीणा से आज तक और कौन कौन सा जो जिन्होंने मास्टरी हासिल किया है रुद्रवीणा में, उनका नाम पूछा हुआ है, तो आपको दो नाम याद रखना है। एक याद रखना है उस्ताद सादिक, सादिक अली खान, और दूसरा आपको याद रखना है मोही बहाउद्दीन, बहाउद्दीन डागर, ठीक है। ये दो और नाम आपको याद रखना है। मतलब रुद्रवीणा से आपको तीन नाम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अभी तक इसके बारे में पूछा हुआ है, ये तीनों नाम पूछा हुआ है। एक आसाद अली खान पूछा हुआ है, उस्ताद सादिक अली खान पूछा हुआ है, और मोही बहाउद्दीन पूछा हुआ है, ठीक है, बहाउद्दीन डागर, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं पूछूं कि जो सुरबहार है उसमें कौन कौन नाम याद रखने हैं, तो इसमें सिर्फ आपको दो नाम याद रखना है। एक याद रखना है इमरत खान, ठीक है, खान, और दूसरा याद रखना है आपको अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी।
और अन्नपूर्णा देवी को 1997 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना था, सबसे पहले मैंने बताया रुद्रवीणा में उस्ताद सादिक अली खान, फिर मोही बहाउद्दीन डागर याद रखना था, और फिर एक तो असद अली खान आपको याद रखना ही था, और सूरबहार में आपको दो याद रखना था, इमरत खान याद रखना है और अन्नपूर्णा देवी याद रखना है। और अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण कब मिला था, तो इनको मिला था 1997 में मिला था। अच्छा, फिर मैं आपसे बोलूँ अगर वायलिन में, तो आपको क्या क्या वायलिन में याद रखना है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे वायलिन से आपको क्या क्या याद रखने हैं। तो वायलिन से आपको याद रखना सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जो वायलिन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, ललिता और नंदनी। ललिता एंड नंदनी, ये दोनों बहनी नंदनी, इन्हें वायलिन सिस्टर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है सत्यदेव पवार, ठीक है। फिर आपको याद रखना है एल सुब्रमण्यम। फिर आपको याद रखना है संगीता राजन, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, मैं बताता हूँ आपको, टी एन कृष्णन भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और टी एन कृष्णन जो है सो सिर्फ वायलिन ही नहीं, दोनों बजाते हैं, मतलब ये वायलिन भी बजाते हैं और वीणा भी बजाते हैं, ये दोनों बजाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं, ललिता एंड नंदनी जिसको वायलिन सिस्टर कहा जाता है, सत्यदेव पवार, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन और टी एन कृष्णन, ठीक है, जो कि वायलिन और वीणा दोनों बजाते हैं। अब मैं बताता हूँ तबला से रिलेटेड, कि तबला से रिलेटेड आपको कौन कौन से जो तबला बजाते हैं, तबला वादक हैं, उनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। तो ये है जो मैं तबला से रिलेटेड बता रहा था आपको, कि जो तबला है, ठीक है, इससे आपको कौन कौन से जो बजाते हैं तबला वादक है उसका नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है पंडित अनोखे लाल मिश्रा, ठीक है, पंडित अनोखे लाल मिश्रा याद रखना है। फिर दूसरा आपको याद रखना है किशन महाराज, महाराज। फिर आपको याद रखना किस पंडित अनोखेलाल मिश्रा हो गए, किशन महाराज हो गए। फिर याद रखना आपको सुखविंदर सिंह, ठीक है। फिर याद रखना स्वप्न चौधरी, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। फिर आपको याद रखना है उस्ताद सादिक अहमद खान, ठीक है। फिर आपको याद रखना है सातवां में कि उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। और मैं ये जितना भी नाम लिखा हूँ सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, स्वप्न चौधरी, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद सादिक अहमद खान, उस्ताद अल्लाह रखा, ये सारे के सारे नाम एग्जाम में पूछे हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि आप मुझे बताओ कि जो पंडित रविशंकर है वो किससे एसोसिएटेड है, रविशंकर किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है सितार से, ठीक है। और मैं ये भी पूछूँ कि जो पंडित रविशंकर है उन्हें भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, तो 1999 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताओ जो बिस्मिल्लाह खान जो है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे, लेकिन इन्हें भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, तो 2001 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। ये तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो मैं आई होप कि मैं ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैंने आपको सारे करवा दिए और इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया, सारे सुर बाहर करवा दिया, वायलिन करवा दिया, तबला करवा दिया, रुद्रवीणा करवा दिया, सब के सब करवा दिया, मैंने सब कुछ करवा दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। तो जो नेक्स्ट सवाल है वही है आपके सामने, कि द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन, यहाँ डबल ई एन होगा, मिस्टेक से यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, डबल ई एन। तो कहता है कि जो सवाल आपका क्या कर रहा है कि द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड डैश रिवर्स इज नॉन एज कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय जो है सो कौन कौन से दो नदियों के बीच में है, कहलाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काली रिवर, क्या हो जाएगा, काली रिवर। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सो। अब देखो जो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय का जब डिवीजन पढ़ते हैं तो हम लोग हिमालय का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के आधार पर जो डिवीजन था उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो तो इसमें ध्यान रखना सबसे पहले जो डिवीजन हुआ है, किसका डिवीजन हुआ है, हिमालय का, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से 5 भाग है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पंजाब हिमालय याद रखना है, ठीक है, और फिर कुमायूं हिमालय याद रखना है, ठीक है, और फिर नेपाल हिमालय याद रखना है, ठीक है, और फिर ये दोनों के बीच में जो होता है वो सिक्किम हिमालय होता है, क्या है, सिक्किम
सिक्किम हिमालय याद रखना है, और फिर याद रखना है असम हिमालय याद रखना है। मतलब ये 5 हिमालय आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल कैसे पूछते हैं, तो एग्जाम में सवाल ऐसे पूछते हैं कि आप बताओ कि जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, वो कौन से 2 रिवर के बीच में है। इस तरह सवाल पूछ देता है। या तो पूछ देगा 2 इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में कौन सा हिमालय, या तो ये पूछ देगा कि पंजाब हिमालय कौन सा रिवर के बीच में है, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछ देंगे। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये है आपका इंडस रिवर। कौन सा है, इंडस रिवर है। और इंडस रिवर और ये आपका है सतलज, और ये दोनों के बीच में जो पार्ट है, ये दोनों के बीच में जो रीजन है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये कौन सा हिमालय, ये पंजाब हिमालय है। उसी तरह से ये जो रिवर है सतलज, ठीक है, ये सतलज है। और सतलज और आपका काली रिवर के बीच में कौन सा माउंटेन कहलाता है, हिमालय का रीजन जो है कौन सा माउंटेन के नाम से आता है, तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से आता है। ये भी ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर यहाँ देखो, ये है जो रिवर, ये है काली रिवर और कासे कोसी, ठीक है, ये कोसी रिवर, ये दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। उसी तरह से अगर कभी कभी एक कोसी जो है, ठीक है, और ये तिस्ता रिवर है, इसके बीच के जो हिमालय को बोलते हैं सिक्किम हिमालय बोलते हैं। और तिस्ता रिवर जो है, तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट उसको कौन सा, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पंजाब हिमालय सबसे पहले ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको कुमायूं हिमालय ध्यान में रखना है, उसके बाद नेपाल हिमालय ध्यान में रखना है, फिर असम हिमालय ध्यान में रखना है, और सिक्किम हिमालय ध्यान रखना है। इतने हिमालय आपको ध्यान में रखना है। आपका सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि इन दिसंबर 2021 अंचल ठाकुर, कौन, अंचल ठाकुर वाज इन न्यूज़ फॉर विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल एट एन इंटरनेशनल इवेंट विच स्पोर्ट इज सी एसोसिएटेड विथ। तो पूछता है कि ये जो अंचल ठाकुर है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन सा स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो अल्पाइन स्कीइंग, किससे है, अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में जो ये लगा हुआ है ये अल्पाइन स्कीइंग है, ठीक है। जो बर्फ में हम लोग रेस लगाते हैं उसको बोलते हैं अल्पाइन स्कीइंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मात्र 2 चीज़ ध्यान में रखना है, एक अंचल ठाकुर ध्यान में रखना है, एक अल्पाइन स्कीइंग ध्यान रखना है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अंचल ठाकुर है तो सो कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो अल्पाइन स्कीइंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटेड विद द राइटिंग लिटरेसी पीसेस फॉर एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। मतलब सती प्रथा को खत्म करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि क्या करता था, राइटिंग लिखता था, लोगों में जागरूकता फैलाता था, ठीक है। तो वो जो समाज था वो कौन था, ब्रह्मो समाज था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं पूछूँ कि जो ब्रह्मो समाज है था इसके फाउंडर कौन है, तो आप सबको पता होगा राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगर मैं पूछूँ राजा राम मोहन राय के बारे में आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था, आत्मीय सभा का स्थापना किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज का स्थापना किया था, ये भी आप ध्यान में रखो। और राजा राम मोहन राय ने जो मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, जो इनका मानना था कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के बारे में ये भी ध्यान रखो कि राजा राम मोहन राय का एक बुक है, और इनका बुक का नाम क्या है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और राजा राम मोहन राय के बारे में 2 न्यूज जो इनका आता था वो भी ध्यान रखो, एक संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है मिरात उल अकबर, ठीक है। ये 2 पुस्तक भी इनके बारे में याद रखना है। राजा राम मोहन राय काफ़ी अच्छे इंसान थे, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ा था, इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पूछूं कि जो हरिजन सेवक संघ है इसका स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, तो इसका स्थापना 1932 में हुआ था, और महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था। और ये जो हरिजन सेवक संघ था इसका क्या काम था, ये हरिजनों के विकास के लिए, ठीक है, काम कर रहे थे, ठीक है। और द सत्य शोधक समाज, अगर मैं आपसे पूछूं जो सत्य शोधक समाज है इसका स्थापना किसने किए थे और कब किए थे। सत्य शोधक समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1873 में हुआ था, ठीक है। और सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 में हुआ था, और कौन किए थे, ज्योतिराव फुले ने किए थे, ज्योतिराव फुले ने किए थे, ठीक है। और ये जो समाज था वो इनका मानना था कि शिक्षा सबके लिए है, और ये जो मतलब उस समय जो शेड्यूल कास्ट हुआ करते थे, ठीक है, उसके उत्थान के लिए काम किए हैं, ठीक है। और बहुजन समाज क्या है, तो ये बहुजन जो समाज आपका है, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, तो बहुजन समाज जो है इसके बारे में ध्यान रखना है। बहुजन समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1984 में हुआ था, ठीक है। और 1984 में हुआ था, लेकिन इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना ये भी ध्यान रखना है आपको कौन किया था, सो तो काशी राम ने किए थे, कौन किए थे, काशी राम ने किए थे। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज अपॉन, मतलब किससे चार्ज किया जाता है जो पेंशन है, ठीक है, कोई सर्वेंट हो या तो ऑफिसर हो या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई, ठीक है, सर्वेंट हो, उन सबको जो पेंशन दिया जाता है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। कहाँ से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है
सबसे पहले देखो क्या होता है, कि वैलेट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पास वैलेट होता है, हम लोग वैलेट के क्या काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा रखते हैं और पैसा इसी से खर्च करते हैं, ठीक है। तो एक स्थान है जहाँ पे हम लोग पैसा रखा जाता है, तथा पैसा को जहाँ रखना है, जहाँ से खर्च करना है। इसी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन गवर्नमेंट को कहता है कि आप एक फंड बनाइए, और उसको उसको जो इसको कहा जाता है गवर्नमेंट फंड, क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट फंड्स, फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है। और कहता है कि आप 3 फंड बनाइए। इसी तरह से जो गवर्नमेंट फंड ऑफ इंडिया है, ये क्या है, कि वैलेट है, जिसमें अपना गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो है सो पैसा इसमें रखता है और इसे से खर्च भी करता है। तो ये हम लोग पास 3 है। ऐसा क्या क्या 3 है। एक है आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। और एक आपका तीसरा है जो है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये आर्टिकल 266 में है, और ये 267 में है, और ये जो आर्टिकल है 266 का क्लॉज 2 में है, ठीक है। अब ये तीनों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वैलेट में अलग अलग खंड बनाए होते हैं, जैसे किसी में हम लोग चेंज पैसा रखते हैं, खुला पैसा इसको बोलते हैं, ठीक है। किसी में लोग नोट रखते हैं, किसी में 500 का नोट रखते हैं। उसी तरह से ये 3 खंड बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट फंड ऑफ इंडिया क्या है, तो ये वो है वैलेट है, समझो कि ये वैलेट है, ठीक है। और वैलेट में 3 खंड बनाए गए हैं, एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तीनों का काम क्या है, ये आपको एग्जाम में आपका इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ लेगा एसएससी में, ठीक है। तो वो जो है वो मैं बताता हूँ। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये जो फंड है, तो ये फंड में आपको ये ध्यान रखना है कि ये फंड में जो पैसा आते हैं वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी टैक्सेस हैं, या तो फिर नॉन टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस है, या तो मान लो कि जो गवर्नमेंट है तो कोई देश से या तो कहीं से लोन ले रखा है, तो वो जो लोन वाला पैसा है तो इसी में रखाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। या मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले रखा है और वो पैसा वापस जब कर देता है तो वो पैसा कहाँ रखा जाएगा, तो यही कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाएगा। और पेंशन उनसन देना है तो यही फंड से निकाल करके दिया जाता है, ठीक है। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, तो मान लो ये जो जितने भी, मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, कोई डाइजेस्टर आ गया, अचानक से कोविड आ गया था, तो उसमें जो पैसा हम लोग निकाल के खर्च करेंगे, जो लगाएंगे पैसा उसमें, उससे बचने के लिए, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। तो सिर्फ इसमें याद रखना है आपको एक इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी रिलेटेड जो भी चीज़ होगा इसी में होगा। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, मान लो कि आपने कोई इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस करवाया तो जो पैसा आप रखे थे वो कहाँ रखेंगे, जो आप पैसा जमा करवाए हैं वो कहाँ जा रखा था, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए आपका जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो आपका पैसा कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि ऑन 20 जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट्स स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजनल ऑफ पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9B वाज रिलेटेड टू, तो पार्ट 9B जो है सो किससे रिलेटेड है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्ट 9B में जो मतलब हम लोग का जो पार्ट है पार्ट 9B में कुछ उसमें मतलब कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, कुछ चीज़ों को हटा दिया है, ठीक है। तो वो पार्ट 9B है, सो किससे रिलेटेड है, तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पार्ट 9 है वो किससे रिलेटेड है, तो पार्ट 9 किससे रिलेटेड है, तब पंचायती राज से। और पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 का जो पार्ट 9 का ए जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो पार्ट 9 का ए जो है सो मुस्लिमिटी से रिलेटेड है। और पार्ट 9 का जो बी है वो किससे एसोसिएटेड है, तो पार्ट 9 का जो बी है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय कितने पार्ट थे, तो उस समय जो आपके पार्ट थे वो 22 थे, और अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट वन में क्या है, तो आप सबको पता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। क्या है, द यूनियन, लिस्ट ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 5 है उसमें क्या है, तो पार्ट 5 में क्या है, द यूनियन, क्या है, द यूनियन, ठीक है, क्या है, द यूनियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट 8 में क्या है,
पार्ट 8 में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, द यूनियन टेरिटरीज। क्या है, द यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 3 है, ठीक है, उसमें क्या है, और पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो पार्ट 3 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें क्या है, इसमें है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है, तो ये है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 4 to 11 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 कहाँ से कहाँ तक है और इसमें क्या है, तो ये 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ से, 36 लेकर के 51, 36 से टू 51 तक है। और इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल है। ठीक है। अच्छा, ये बता दिया। उसके बाद आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 15 है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है, कि जो मतलब पार्ट 16 है, पार्ट 15, ठीक है, पार्ट 15 में क्या है, आप मुझे बताओ पार्ट 15 में क्या है, तो इसमें इलेक्शन है। क्या है, इलेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 17 है, ठीक है, जो पार्ट 17 है इसमें क्या है, तो पार्ट 17 में क्या है, तो ये है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। ठीक है। अब मैं पूछूं कि पार्ट 18 बताओ क्या है, तो मैं सारा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। पार्ट 18 में क्या है, तो पार्ट 18 में आपका इमरजेंसी। क्या है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पार्ट 20 है उसमें क्या है, तो इसमें है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ठीक है, तो इतनी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज द होस्ट ऑफ द 36th नेशनल गेम्स। जो 36 नेशनल गेम हुआ था उसको कौन सा इंडियन स्टेट ने होस्ट किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, लेकिन आपको 36 नहीं 37 वाला आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 37 जो नेशनल गेम्स हुआ था, ठीक है, वो कौन सा स्टेट होस्ट किया था, ठीक है, तो वो किया था गोवा। अब देखो, गोवा किया था, लेकिन जो 36 में जो गेम का संख्या था वो 36 था, लेकिन जो 37 नेशनल गेम हुआ था, ठीक है, इसमें टोटल कितने गेम को शामिल किया गया था, तो मैं आपको बोलूँगा क्या कि 36 में 37 का लास्ट 7 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 43 गेम्स इसमें इंक्लूड थे, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो, PYQ करने का फ़ायदा क्या है कि आपको नेशनल गेम्स करके जाने, क्योंकि नेशनल गेम से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, वरना करंट अफेयर आप पढ़ते रह जाओगे। इसको करने से ये फ़ायदा है कि आपको एक आइडिया जाता है कि हमको कहाँ कौन सा करंट अफेयर पर ध्यान देना है। तो अब लेटेस्ट वाला आपने कर लिया, और इसमें जो टॉप किया था वो कौन किया था, महाराष्ट्र किया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, गोवा 37 जो नेशनल गेम हुआ था। ठीक है, और मैं पूछूँगी तो नेशनल गेम के बारे में जो, और हाँ 37 जो नेशनल गेम हुआ था उसमें अगर मैं पूछूँ कि बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, ठीक है, टूर्नामेंट कौन रहे, तो आप बता पाओगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, श्री हरि नटराज। कौन हो जाएगा, श्री हरि नटराज। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, श्री हरि नटराज ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये स्विमर थे, क्या करते हैं, स्विमिंग करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं यही पूछ दूँ कि बेस्ट फीमेल प्लेयर कौन थी, बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, ठीक है, बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, बता पाओगे। ठीक है, दो, इसमें दो नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको प्रणति नायक, प्रणति नायक, ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है प्रसेन काले, प्रसेन काले। ठीक है, प्रणति नायक पहला और दूसरा में प्रसेन, प्रसेन काले। ठीक है, ये दोनों जिम्नास्टिक थी और ये उड़ीसा से इनका संबंध है। ठीक है, और मैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं वो भी आपको बताता हूँ। ऐसे आपको और क्या क्या ध्यान में रखने हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या आपको और ध्यान में रखने हैं। देखो, अगर मैं जो गेम्स है, जो नेशनल गेम है, ठीक है, जो भारत का जो नेशनल गेम्स है उसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं वो आप बताता हूँ। जैसे कि इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 1924 में, ठीक है, इसको कहा जाता था इंडियन ओलंपिक। क्या कहा जाता था, इंडियन ओलंपिक कहा जाता था, ओलंपिक कहा जाता था। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1940 में इसका नाम चेंज करके कर दिया क्या, नेशनल गेम्स कर दिया गया, नेशनल गेम्स कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ हो रहा था वो मैच, तो ये हो रहा था बम्बई में। ठीक है, उसके बाद 1948 में, ठीक है, आज़ादी के बाद सबसे पहली बार खेला जाता है, जो कि कहाँ, यूपी के कहाँ, लखनऊ में।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इतना आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में, ठीक है। 1924 में स्टार्ट होता है, 1914 में इसका नाम चेंज करके कर दिया था, 1948 में यूपी लखनऊ में होता है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 है, हैज़ टू आइसोटॉप्स ऑफ मासेस 35 एंड 37 एंड विथ एवरेज अबंडेंस 75.77% और 24.23% रिस्पेक्टिवली। कहता है कि कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 17 का जिसके दो आइसोटॉप है 35 और 37, और जो इसका पाया जाता है 75.77% पाया जाता है, 24.23% पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। और आप इसको ये भी कर सकते थे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17। तो 17 से दुगुना लगभग में 34, वही 35.5 इसका होता है, तो वही एवरेज में चला गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते थे मास नंबर के, मतलब कि मास नंबर के अप्रॉक्स में जा करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइसो बार, एक होता है आइसोटॉप, ठीक है। सबसे पहले आइसो बार समझो, ठीक है। तो आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, क्या होता है? सेम होता है। और बार मतलब क्या होता है? मास नंबर, ठीक है। तो जिसका सेम क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी, आइसो बार किसको बोलेंगे? आइसो मतलब होता है सेम, और बार मतलब क्या होता है? मास। मतलब इसका सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, उसको आइसो बार कहते हैं। और एक होता है आइसोटॉप। क्या होता है? आइसोटॉप। आइसो मतलब होता है क्या? सेम, ठीक है। और टॉप मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा, जिसका सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट इन मास नंबर होगा। जैसे क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन 17 का क्या होता है? 35, 37 दो मास नंबर होता है। तो आइसोटॉप क्या होता है? आइसो मतलब सेम और टॉप मतलब एटॉमिक नंबर। इसका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, उसको आइसोटॉप कहेंगे। आइसो बार मतलब क्या होगा? आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास नंबर, मतलब जिसका सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, उसको क्या बोलते हैं? आइसो बार कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। आइसोटोन, टोन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका सेम न्यूट्रॉन होगा उसको बोलते हैं आइसोटोन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि दाल खाई, ठीक है, दल खाई इज ए फॉल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। दल खाई कौन सा मतलब कि स्टेट का फॉल डांस है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा का ये फॉल डांस है। और उड़ीसा में और कौन कौन इम्पोर्टेंट, अगर मैं पूछूँ आपसे कि जो रनप्पा है, ठीक है, रनप्पा जो है सो कहाँ का फॉल डांस है? तो ये उड़ीसा का है। और फिर मैं अगर पूछूँ आपसे कि रंगाबाती, ठीक है, जो रंगाबाती है वो कहाँ का फॉल डांस है? तो ये रंगाबाती भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। दाल खाई कहाँ का है? उड़ीसा का, आपको पता चल गया। और मैं अगर पूछूँ छऊ, ठीक है, छऊ, छऊ कहाँ का नृत्य है? तो ये भी उड़ीसा का है। और छऊ में कौन सा छऊ? तो मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। अच्छा, तीन तरह के छऊ होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मयूरभंज छऊ, ठीक है। दूसरा होता है आपका सरायकेला, और तीसरा होता है आपका पुरुलिया। एक होता है पुरुलिया छऊ, ठीक है, और एक और होता है सरायकेला, सरायकेला, ठीक है। तो जो मयूरभंज है वो कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। और अगर पुरुलिया कहाँ है? तो वो है वेस्ट बंगाल में है। और ये है झारखंड में। सरायकेला कहाँ है? झारखंड में। और जो माना जाता है कि जो छौ का उत्पत्ति हुआ था वो सरायकेला से ही हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर कर्नाटक से अगर मैं पूछूँ कि कर्नाटक में कौन कौन इंपॉर्टेंट आपको फॉल डांस याद रखने हैं, तो कर्नाटक में जो सबसे करगा, क्या है? करगा, ठीक है। और एक भूतदा कोला भी याद रखो आप, ठीक है, भूतदा कोला, ठीक है, भूतदा कोला भी याद रखो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि जो केरला है, केरला से क्या है? एक थल्लल याद रखो, क्या चीज़? थुल्लल, क्या याद रखना है आपको? थुल्लल, थुल्लल, ठीक है, थुल्लल याद रखो। इतनी बातें आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्टेड द पैरालंपिक गेम। मतलब कौन सा कंट्री जो अभी तक होस्ट नहीं किया पैरालंपिक गेम? तो इस जगह इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ गुड्स। ये जो मशीन टूल्स है, ये जो एंड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ गुड्स, ये किस तरह के गुड्स का एग्जाम्पल है? तो ये कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है। अब देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो कैपिटल गुड्स क्या होता है कि जो गुड्स किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसको, मतलब कोई भी वैसा वस्तु जो किसी और चीज़ को बनाने के लिए काम आता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कि हो गया आपका मशीन्स, जितना भी मशीन्स है, ठीक है, ये सब क्या, कौन से गुड्स है? तो ये सब कैपिटल गुड्स है। और कंज्यूमर्स गुड्स कौन होते हैं? जो कंज्यूमर यूज करता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, ठीक है। मान लो कि जो, मतलब जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जो मतलब कंप्लीट पूरा बन करके आपके पास कंज्यूमर पर चला गया वो है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि
नेक्स्ट सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, रिसीव रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। मतलब कहता है कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेनफॉल रिसीव करता है किस मानसून का, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, केरल एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आपको मैं मानसून के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा मैं मानसून को समझाने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो 2-3 चीज़ें क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए ये कि जो हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है आपका रोटेशन, क्या होता है रोटेशन, और दूसरा क्या होता है रिवोल्यूशन। क्या होता है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन के कारण से क्या होता है डे एंड नाइट, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगा रिवोल्यूशन क्या करता है तो सीजन में चेंज आता है, ठीक है। ये किसके कारण से आता है, ये होता है रोटेशन रिवोल्यूशन के कारण से। अगर रोटेशन से के कारण से क्या होता है डे और नाइट, और रिवोल्यूशन के कारण से सीजन में चेंज आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पहला बात हो गया। दूसरा बात आपको ये ध्यान में रखने हैं कि मान लो कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है प्रेशर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा घटेगा, और अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, वो ये पॉइंट है कि जो वाइंड है, ठीक है, वाइंड का जो फ्लो होगा सो किधर होगा, तो ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब 3 बातें ये जो 3 मैं बताया हूँ, इसी से पूरा जो मानसून है इसी पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले क्या डिपेंडेंट है कि जो टेम्परेचर है सो क्या चाहिए होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। पहला ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा कि जो वाइंड का फ्लो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो तीसरा बात रखना है कि जो डे और नाइट होता है रोटेशन के कारण से होता है, और रिवोल्यूशन के कारण से होता है, सीजन चेंज होता है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्थ है सो टिल्टेड है अपने एक्सिस से। मान लो कि अर्थ है, ठीक है, तो ये इसका एक्सिस है, मतलब ये इसका एक्सिस ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। इतना ये झुका हुआ है 23.5, ठीक है, 23.5 ये झुका हुआ है। 23.5 कर्क रेखा भी होता है, 23.5 ये झुका हुआ भी। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना। मतलब ये अगर 4 बात आप ध्यान में रखते हो तो आपको मानसून में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको मानसून के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा कम होगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रहना है, ये पूरा याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। और जहाँ प्रेशर कम होगा वहीं हवा मूव करेगा, मतलब हवा हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों पे मानसून पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देखो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आपका सन है, क्या होता है कि यहाँ आपका सन है, ठीक है, यहाँ आपका सन है, ठीक है, ये सन है आपका। अब यहाँ सन है तो क्या होता है जब समर सोलिस्टिक आता है, ठीक है, समर सोलिस्टिक मतलब जब गर्मी आता है। और भारत में सबसे बड़ा दिन क्या होता है 21 जून को होता है, ठीक है, 21 जून को होता है। अब क्या होता है कि जब गर्मी आता है, ठीक है, तो ये जो सन का लाइट है सो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है टॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है सबसे ज़्यादा सन का लाइट। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो इंडिया है, ठीक है, ये देखो ये पार्ट इंडिया का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, यहाँ पे सन का लाइट पड़ा। तब यहाँ पे सन का लाइट पड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा प्रेशर जो है सो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ हाई टेम्परेचर हो गया और प्रेशर लो हो गया। लेकिन वहीं यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है हमारा, ये पार्ट जो इंडियन ओशियन का है, ठीक है, यहाँ पे क्या है यहाँ के मुताबिक, मतलब ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ के मुताबिक में यहाँ क्या टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कम है, सॉरी यहाँ टेम्परेचर जो टी है आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या है कम है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। अगर यहाँ टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर कम है मतलब प्रेशर क्या है प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताने को सोच रहा हूँ, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर आपका कम है यानी कि प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर कम है। अब क्या होगा, हमेशा मैंने बताया वाइंड का मूवमेंट किधर होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर हाई है, ठीक है, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी उठेगा और सीधा यहाँ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मूव करेगा तो ये जो हिंद महासागर है इसमें जितने भी वाटर वेपर होंगे सब इसमें चले जाएंगे, और वाटर वेपर जब इसमें चले जाएंगे तो क्या होता है देखो मैं आपको ये पिक्चर में बताता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है कि सारे जो हिंद महासागर, ये जो हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा हवाएं आएगी, क्यों हवाएं इधर की ओर मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से पूरा हवाएं मूव करके आएगी, ठीक है, हवाएं मूव करी तो यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका
ये जो रीजन है ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, और ये कौन सा घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हवाएं जब इधर से मूव की, ठीक है, ये जो हवाएं इधर से मूव कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ वेस्टर्न घाट से टकरा जाएगा। तो ये जो पार्ट है केरला का, ठीक है, ये आपका हो गया कर्नाटका हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये पार्ट जो है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है जब मानसून शुरू होता है, जब जून में मानसून शुरू होता है उस समय, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, यहाँ से मानसून, यहाँ से हवा प्रवेश नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इधर से एक इधर से भी जाएगा, मतलब ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है, गुजरात है, गुजरात से होकर कुछ जाएगा, और कुछ जो है यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होकर जाएगा, ठीक है, इस तरह जाएगा। तो ये जो जाएगा यहाँ से जो मानसून जाएगा, मानसूनी हवाएं जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वर्षा होगा, ठीक है, जून महीना में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाएगा। जो ये पार्ट है, ये रीजन है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे पूरा वर्षा हुआ, उसके बाद क्या होगा, जब अब देखो, अब क्या होगा, अब ठंड का दिन आ गया। अब जब ठंड के दिन आ जाता है तो ये पिक्चर देखो, अब जब ठंड के दिन आ गया तो क्या होगा, जो ये इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है। तो अब क्या होगा कि जो लाइट्स हैं, ठीक है, जो सन का लाइट्स है वो कहाँ पड़ेगा, इक्वेटर पे सीधा पड़ेगा, ठीक है। अब सन का लाइट इक्वेटर पे पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या क्या बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिवली जो इंडिया का जो ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये जो कर्क रेखा गुजरात है, यहाँ पे क्या होगा, सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। अब जो हवा का मूवमेंट होगा, सो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे हाई है तो इधर लो है, ठीक है, तो मतलब ये मूवमेंट इस तरह का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सो अब जितने भी यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर में क्या हुआ, टेम्परेचर आपका बढ़ चुका है, ठीक है, जो ये रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर, ये वाला जो हिंद महासागर वाला रीजन, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका है, यानी कि प्रेशर कम हो गया, और यहाँ टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। अब हवाओं का मूवमेंट इधर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब हवाओं का मूवमेंट इधर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये होगा कि ये लैंड रीजन है, तो लैंड रीजन में तो वाटर वेपर मिलेगा नहीं, फिर भी तालाब वाला से वाटर वेपर मिल जाता है, उतना नहीं मिलता है, लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल पड़ता है यहाँ से वाटर वेपर लेता है, और आते वक्त मतलब जब ठंड का मौसम रहता है, जब ठंड शुरू होने वाला था उस समय यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। कहाँ पे, आपका केरल, कर्नाटक, केरल और आपका ये हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इस समय क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होता है लौटते वक्त, इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके कारण से वर्षा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो आई होप मैं आपको ये समझा दिया होगा, और दो बातें और ध्यान रखूँ, जैसे कि समर सोलिस्टिक कब होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है, मतलब जो इंडिया में सबसे बड़ा दिन है वो कौन है, 21 जून को है, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है सन का लाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। और दूसरा मैं क्या बताता हूँ, दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मतलब कि विंटर सोलिस्टिक होता है December 21 को होता है, ठीक है, और ये जब इस समय क्या होता है कि जो सन का डायरेक्ट लाइट कहाँ है, इक्वेटर में पड़ता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको हल्का मैं समझाया होगा, ज़्यादा नहीं, हल्का एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया मैं आपको दिया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अपना मूव करता हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द राइट टू वर्क प्लान अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है, 2005 वाज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये 200 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर आप PYQ अच्छे से करते हो, ठीक है, तो PYQ आपका जान है एग्ज़ाम का, PYQ से ही सिलेक्शन होना है, ठीक है, यहीं से सिलेक्शन होगा, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, यहीं से सिलेक्शन होगा। PYQ कोई भी एग्ज़ाम है PYQ करो, ये बात पहले समझ में अच्छा है, और जब तक मतलब जितना जल्दी समझ में आ जाए ये चीज़ वही उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहें उसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।